हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। हमने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की सीरीज़ को प्रारंभ करने की बात कही थी, उसका शेड्यूल आपको पहुंचा दिया गया है। आज हम यहां पर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को प्रारंभ करने की स्थिति क्या होगी उसको लेकर आज से हम यहां पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा देखिए, हमने कहा था अपने शेड्यूल में मुख्य परीक्षा को हम 3 चरणों में लेकर चलने जा रहे हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करना, एक करंट के क्वेश्चन को डिस्कस करना और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के लिए एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें और उससे संबंधित कई सारे जो तकनीकी पहलू हैं उनका अध्ययन करना, उनको समझना ज़रूरी है। कारण क्या है कि यदि आपका बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट आंसर राइटिंग के क्लियर नहीं है तो आप आंसर राइटिंग जो भी कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, जो भी आंसर राइटिंग आप घर बैठ के करते हैं या किसी विषय वस्तु का, करंट का या प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, यदि आप तकनीकी चीज़ों को लेकर वहाँ पर अच्छे नहीं हैं, आपको समझ अच्छी नहीं है, तो आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाएगी उस लेवल पे जहाँ पर आपके एग्ज़ाम की जो डिमांड है। उतना अच्छा आप कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो कि परीक्षा की मांग होगी। इसलिए हम यहाँ पर इस सीरीज़ में जो ये आपका 3rd पार्ट है, जहाँ पर तकनीकी पहलू को समझना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आज हम इसी को यहाँ पर सबसे पहला जो वीडियो होगा वो हम यहाँ पर तकनीकी पहलुओं की विषय वस्तु को लेकर हम अध्ययन करेंगे। तो आज एक टॉपिक लिया जाएगा तकनीकी संदर्भ में और उसको समझेंगे, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करने जा रहा है। लेकिन मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में जो तकनीकी पहलू है आज का, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, इसको लेकर कई सारे पॉइंट आते हैं। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए कई सारे सब टॉपिक्स इसमें आते हैं जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज का सब टॉपिक्स क्या है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना क्या है कि आप करंट का आंसर राइटिंग करेंगे, आप प्रीवियस ईयर की आंसर राइटिंग करेंगे। तो आपको जो आंसर राइटिंग करेंगे और आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे कहाँ? तो इसके लिए आपको जो अपना आंसर सबमिट करना है और जो भी आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा मेरे द्वारा और ये जो आप आंसर लिखेंगे, इसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल 2 हैं, 2 चैनल आपको ज्वाइन करने हैं। आपको 2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन के जो आप आंसर लिखेंगे वो आपको कहाँ सबमिट करना है, ये आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिएगा आज़ाद यूपीएससी एकेडमी @मेंस आंसर राइटिंग। इसे आप वहाँ पर सर्च करेंगे, ये जो आपको ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको डेली जो भी आपको मेंस आंसर राइटिंग को लेकर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो इस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पर उसके जो आंसर होंगे वो भी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, यहाँ पर वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिलेगा, लेकिन उसकी जो लिंक होगी वो लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो YouTube चैनल आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आपको लिंक भी यहीं पर मिलेगी। वीडियो ज़रूर आपको YouTube पर उपलब्ध होगा, उस लिंक के थ्रू आप YouTube पर ही देखेंगे, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन और आपको जो आंसर सबमिट करना है वहीं करेंगे आप। मैं जो रिव्यू करूँगा, आपने जो आंसर यहाँ पर सबमिट किया होगा उसका रिव्यू भी किया जाएगा और वो रिव्यू जो होगा वो भी आपको कहाँ किया जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर ही, इसी वीडियो अर्थात इसी जो आपका चैनल है, जो ग्रुप है, इसी ग्रुप में किया जाएगा। तो आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए और आपके द्वारा लिखे गए आंसर्स के रिव्यू के लिए आपको यहाँ पर इस चैनल से ज्वाइन होना है। ये किसके लिए रहेगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड यहाँ पर ये ग्रुप है। कौन सा? आज़ाद यूपीएससी एकेडमी @मेंस आंसर राइटिंग। जब हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स का आपको आंसर आप सबमिट करेंगे और उस आंसर का जो रिव्यू आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? इस ग्रुप में। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर एक और चैनल सर्च करना है, करंट अफेयर्स @आज़ाद यूपीएससी एकेडमी, और इस चैनल को सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन करना है। इन दोनों ही चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तभी वहाँ पर आपको सभी चीज़ें, वहाँ पर प्रश्न मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपकी आंसर रिव्यू होंगी और वहाँ पर आपकी साथ ही प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। तो हम मेंस आंसर राइटिंग
लेकर शुरू करने जा रहे हैं और मेंस आंसर राइटिंग में आपकी प्रतिभागिता जो होगी वहाँ पर आप में सुधार जो हो रहा है, आंसर आपको अपने सबमिट करने हैं और क्वेश्चन की प्राप्ति करनी है वो यहाँ पर प्राप्त करनी है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर के लिए आपको आज़ाद यूपीएससी एकेडमी @मेंस आंसर राइटिंग को सर्च करना है और करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स @आज़ाद यूपीएससी एकेडमी सर्च करना है। दोनों टेलीग्राम पे ग्रुप हैं, दोनों टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है और तभी वहाँ पर सारी चीज़ों का सॉल्व हो जाएगा और यहाँ से फिर हम एक साथ जुड़ेंगे और उसके माध्यम से हम सारी चीज़ों को वहाँ पर स्टडी करेंगे। अब चलिए आज की जो विषय वस्तु है उस पर आते हैं। आज हम यहाँ पर तकनीकी पहलू के संदर्भ में उत्तर लेखन का प्रारंभ कब करें विषय वस्तु को चुनेंगे कि यदि सबसे पहली चीज़ अगर आप ये पूछते हैं सर एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं, उससे भी ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि आपको ये उत्तर लेखन का जो भूत अचानक से सवार हो जाता है कि नहीं आंसर राइटिंग करनी है, एक विषय आपने पढ़ा और अचानक से आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, कि आपने ऐसा भी होता है कि आप कोई विषय पढ़ना शुरू कर देते हैं, प्री की तैयारी अच्छी है नहीं, उस विषय वस्तु की तैयारी अच्छी है नहीं और आपने सीधे मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैसे आप मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हैं? ये आपका वहाँ पे एलकेजी और 8 और 10 की यहाँ पर क्वेश्चन आंसर राइटिंग यहाँ पर नहीं लिखनी या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा, रिवीजन किया और जाकर लिख कर आ गए। ये मेंस आंसर राइटिंग है, इसके स्टैंडर्ड को समझिए। यूपीएससी तो हाई फाई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वहाँ पर क्रिएट करके उसके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड भी ऑलरेडी बहुत हाई फाई हैं, लेकिन स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी चीज़ें ऐसी अब नहीं रह गई हैं। वहाँ पर भी यदि आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप वहाँ पर आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ चुके हों। तो यहाँ पर मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो आप उत्तर लेखन प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन यदि इन प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है और यदि आपका जो जवाब है वो नो में है, नहीं है, ठीक है, यस या नो, कोई भी क्वेश्चन के दो जवाब होते हैं बेसिकली, या तो आप कर सकते हैं या तो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और आपका जवाब नो में है तो आप फिर उत्तर लेखन अभी प्रारंभ मत करिए। जिनका जवाब यस में है वही मेरे साथ उत्तर लेखन प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्या है। सबसे पहली चीज, विषय वस्तु क्या पूर्ण है, अर्थात क्या आपकी विषय वस्तु कंप्लीट है। विषय वस्तु क्या मतलब, सिलेबस। सिलेबस दोनों तरीके का होता है, एक होता है सब्जेक्ट वाइज और एक होता है एग्जाम वाइज। एग्जाम जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ठीक है, एमपीपीएससी हो गया। सब्जेक्ट हो सकता है हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटी हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, ठीक है। सिलेबस दो तरीके से पूर्ण माना जाता है, एक तो आपका सब्जेक्ट वाइज, और हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज ही कंप्लीट करना प्रारंभ करते हैं और जब एक एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगते हैं तो वहां पर फिर हम एट द लास्ट उसको देखते हैं एग्जाम वाइज। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं वो एक सब्जेक्ट कई बार अपनी विषय वस्तु के साथ तो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन उसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार दूसरे विषयों के साथ भी इंटररिलेट करके पूछे जाते हैं। और जब ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो क्या आप उसका आंसर लिख पाते हैं या नहीं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री कंप्लीट करने के पश्चात आपने उसकी आंसर राइटिंग करना शुरू किया और वहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए गए जो कि हिस्ट्री के साथ साथ अन्य किसी विषय वस्तु के साथ जोड़ दिए जाएं, या इकोनॉमी आपने पढ़ ली हो, इकोनॉमिक क्वेश्चन आप कर रहे हैं और इकोनॉमी का क्वेश्चन करते करते पता चला कि उसमें आपकी पॉलिटी का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया, अर्थात आधा प्रश्न जो है पॉलिटी का है और आधा क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी के पोर्शन का है। इसी तरह के ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में जो चीज़ें पूछी गई वो एनवायरनमेंट का आधा पोर्शन है, आधा ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो अगर वो इस तरीके के प्रश्न आपके विषय से पूछते हैं तो भी क्या आप इस तरीके से तैयार हैं, और उसके लिए क्या होगा कि आपका एक से ज़्यादा विषयों का पूर्ण तरीके से पढ़ा होना चाहिए। और क्या आपने ऐसे पढ़ा है? तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, आंसर आप ही को देना है, आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सवालों का डिस्क्राइब कर रहा हूं।
एट द लास्ट वहां पर जिसके पास सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और यस में आ जाएगा, वो मेरे साथ अगली कड़ी में यहां पर जुड़ जाएंगे, मेरे साथ आंसर राइटिंग करना प्रारंभ कर देंगे। जिनके आंसर नो में आते जाएंगे, इनके आंसर आपको आगे चल के यहाँ पे जो ये बचा हुआ है यहाँ पर यस या नो अपना करते चलना है। जिसका यस में है यस में, जिसका नो में है उसका नो में। तो पहली चीज, मेरा पहला क्वेश्चन था विषय वस्तु क्या पूर्ण है? विषय वस्तु किस आधार पर? दोनों आधारों पर पूर्ण है। क्या सब्जेक्ट वाइज विषय आपके पूर्ण हैं? और सब्जेक्ट वाइज में भी क्या आपके ऐसे प्रश्न यहां पर आप सॉल्व करने में सक्षम हैं कि वो दूसरे विषयों के साथ इंटरलेट करके पूछे जा रहे हैं? तो वो भी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या आपके एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पूर्ण है? क्या सिलेबस की जो होता है विषय वस्तु कंप्लीट है? एग्जाम की जो है विषय वस्तु कंप्लीट है, अर्थात यूपीएससी का आप सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, या एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। समटाइम हिस्ट्री के अगर आपने अच्छे स्टडी कर ली है तो वहां पर हो सकता है आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, 70% क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आप आंसर राइटिंग वहां पर करना शुरू कर देते हैं सिलेबस के अनुसार। तो आपका सिलेबस समटाइम 1.5 साल में 2 साल में पूरा होता है और किसी को 6 महीने बाद ही आंसर राइटिंग करनी होती है। तो वहां पर उसके लिए क्या है, वहां पर ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर डिपेंड ये करता है कि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्री में वहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मेंस में सबको पूछा जाता है। तो क्या आप पढ़ने का तरीका आपका कैसा है, ये भी मैटर करता है कि आप पढ़ते कैसे हैं। प्री ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं या मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हैं, अर्थात विश्लेषण करके पढ़ रहे हैं या सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी ले रहे हैं, या सिर्फ पढ़ रहे हैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे। अगर आप ऐसा भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप आंसर राइटिंग करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप करंट और विषय अर्थात करंट अफेयर्स और पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट किसका साथ साथ अध्ययन कर पाते हैं? अर्थात मान लीजिए कोई भी करंट का टॉपिक चर्चा में आया तो करंट के टॉपिक को क्या आप सब्जेक्ट के साथ इंटरलेट करके पढ़ते हैं, या सिर्फ आप करंट के टॉपिक को पढ़ के वहीं छोड़ देते हैं? या फिर आप विषय वस्तु का जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो रिवीजन करते समय क्या आप करंट में जो चीज़ें डेवलप हुई हैं क्या आप उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन पूछने की प्रकृति हो सकती है कि वो करंट के बेस को आधार बनाएं और उसे आपको सब्जेक्ट से जोड़ दें। अर्थात कोई टॉपिक जो चर्चा का विषय रहा हो उसको ले जाकर उसके किसी तकनीकी पहलू से, किसी हिस्टोरिकल प्लेस से, किसी ज्योग्राफिकल प्लेस से उसे जोड़ देते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हो लेकिन करंट में उसका ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है। तो क्या आपने इस तरीके से स्टडी की है? अर्थात क्या आपके स्टडी का जो तरीका है वो करंट प्लस सब्जेक्ट है, अर्थात कोई भी विषय वस्तु साथ साथ आप इसको स्टडी करते हैं या अलग अलग स्टडी करते हैं? क्योंकि आप अगर अलग अलग स्टडी करते हैं तो आप फिर यहाँ पर करंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डेवलप होंगे वो आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको लिखने में दिक्कत होगी और फिर आप टीचर्स के पास आएंगे और कहेंगे सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैंने ये पढ़ा हुआ था, मेरा करंट तैयार नहीं है, सर मेरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया है, सर कैसे तैयार करें? और इस तरह के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन का इसका आंसर होता है कि जाइए और सेल्फ स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी में इस मेथड को अपनाइए जहां पर करंट और सब्जेक्ट को लेकर साथ में अध्ययन करने के तरीके को विकसित करिए, क्योंकि बिना इसको विकसित किए आप यहां पर आंसर राइटिंग फिर नहीं कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। हमने पहले में देखा कि क्या आपकी विषय वस्तु कंप्लीट है और दूसरे हमने देखा क्या आपके पढ़ने का तरीका कैसा है। दोनों चीज़ें मायने। इंटरलिंकिंग जब भी विषय आएगा आप नहीं कर पाओगे, इंटरलिंकिंग या इंट्रा रिलेटेड वहाँ पे सब्जेक्चुअल क्वेश्चन होंगे आप नहीं कर पाओगे, करंट और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलाकर पूछा गया आप नहीं कर पाओगे। और इसलिए अपने पढ़ने के तरीका आपका कैसा है वो भी डिपेंड करता है कि क्या आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो ऐसा पढ़ लेता है वो आंसर राइटिंग, अच्छी आंसर राइटिंग करना जल्दी सीख जाएगा। जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको आंसर राइटिंग, अच्छी आंसर राइटिंग विद सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रकार के वहाँ पे टॉपिक, सारे प्रकार की चीज़ों को उसमें समाहित करने के लिए उसको ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पढ़ने का तरीका ही ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें सही हैं मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ आपको ये चीज़ सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि सर डिमोटिवेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप
यदि सक्सेसफुल होना है तो उसका मेंस आंसर राइटिंग अच्छी आंसर राइटिंग करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक पॉइंट पर सही होने चाहिए, क्योंकि उसका लाभ आपको आंसर राइटिंग में मिलेगा। तो पहली चीज़ सिलेबस आपका कैसा कंप्लीट है, दूसरी चीज़ आपके पढ़ने का तरीका यहाँ पे कैसा है, और तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ है, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो क्या आपकी हिंदी भाषा व शब्दावली पर अच्छी पकड़ है, अर्थात क्या आपके हिंदी के शब्द समझ में आ जाते हैं, शब्द समझ पाते हैं। समझने के साथ साथ क्या आप शुद्ध लिख पाते हैं, शुद्ध लिख पाते हैं और शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो फिर आप हिंदी भाषी आंसर लिखने जाएंगे तो भी वहाँ पर आपकी समस्या हो जाएगी। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो कहते हैं कि सर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी वर्ड दे दिए जाएं। मैंने कहा ठीक है, अंग्रेजी के मैं वर्ड आपको दे दूंगा, लेकिन जो भाषा शैली आप प्रयुक्त करने जा रहे हैं उससे ये पता चलता है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। और अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो ये हुआ कि आप जो भाषा शैली प्रयोग करेंगे वो बहुत आम बोलचाल की भाषा शैली हिंदी की प्रयोग करेंगे। और यदि आप ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्तर एक सामान्य उत्तर होगा, एक कह सकते हैं कि प्रभावोत्पादक प्रश्न के संदर्भ में एक प्रभावशाली यदि आप उत्तर लेखन नहीं करते हैं, एक प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, एक अच्छे मानकपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपके आंसर में जो नंबर आपको डेवलप होते हैं, जो नंबर आपको वहाँ पर दिए जाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपकी हिंदी भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ है, कितना आप सही लिखते हैं और कितना सही उच्चारण करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है कि आपको उत्तर लेखन प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इन सब का उत्तर आपका जो भी है, सबका उत्तर आपको लिखना है, यस या नो, यस या नो, यस या नो यहाँ पर, और उसका आंसर आपको मिलना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न समझाते चल रहा हूँ और उसके प्रॉस और कॉन्स बताते चल रहा हूँ, उसकी लाभ और हानि बताते चल रहा हूँ। बाकी आपका क्या आंसर है वो आप खुद जानिए, यस या नो। तो यहाँ पर तीसरा हमने देख लिया। चौथा क्या है, सिविल सेवा परीक्षा कब देनी है। समटाइम बहुत मैटर करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, कब किया, 20 में, 2020 में कोई कोचिंग सब्जेक्ट टॉपिक स्टार्ट करना शुरू किया और उन्हें 20 में या फिर 21 में ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे बच्चों को आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, ऐसे बच्चे जो 2020 में ही ज्वाइन करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं और उन्हें अगले ही साल एग्ज़ाम में बैठना होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ऊपर के तीनों आंसर के आपके पास हैं। अर्थात अगर आपको अगले साल एग्ज़ाम देना है, इसका मतलब आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, आप हिंदी अच्छा लिख लेते हैं, आप अच्छा उच्चारण कर लेते हैं। दूसरा, आपकी पढ़ने की शैली ऐसी होनी चाहिए, करंट सब्जेक्ट दोनों को आपने साथ साथ पढ़ा हो, जिसके कारण आप कम समय में जल्दी आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा। तीसरा, सब्जेक्ट और सिलेबस को आपने तय समय से पहले कंप्लीट किया होगा। ऑन एन एवरेज कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, अगर कहीं भी जो पूरा सिलेबस है अगर उसको आपने अच्छे स्टडी की होगी तो आप मिनिमम मान कर चलिए आपको 12 महीने लगने ही लगने हैं। और 12 महीने में आप सिर्फ चीज़ों को अच्छे तरीके से शायद एक बार पढ़ पाते होंगे, दूसरी बार रिवीजन कर पाते हो। सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलता है। 6-6, 8-8, 9-9 घंटे आप डेली पढ़ेंगे तब जाके आपका सिलेबस होता है, कंप्लीट होता है। हर किसी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी नहीं होती। लेकिन आप प्री के लिए तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं कुछ सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ नहीं हुई तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो
ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें 20 में ज्वाइन किया है, जिन्हें 21 में एग्ज़ाम देना है और उन्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि पहले ऊपर के तीनों चीज़ें आपकी राइट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ चौथे नंबर के अटेम्प्ट पर जा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, अर्थात जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए यहाँ पर आंसर राइटिंग की हड़बड़ी नहीं करनी है। पहले सिलेबस को समझना है, पढ़ने के तरीके को डेवलप करना है, साथ साथ अपनी भाषा शैली डेवलप करनी है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जाना है और तब जाकर वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और एट द लास्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम कौन सा देना है, यूपीएससी देना है या स्टेट पीएससी देना है? क्योंकि दोनों के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड है, उनके जो लिखने का तरीका है वो बहुत अलग होता है। यूपीएससी आपको 250 से 150 क्वेश्चन के नंबर शब्दों के क्वेश्चन पूछा करती है। स्टेट पीएससी में अलग अलग स्टेट में अलग अलग शब्द हैं, जैसे कहीं पे आपको 20 शब्द के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं आपके 300 से 500 के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मैटर आता है और अलग अलग शब्दावलियों पर लिखना होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, फोकस एरियाज अलग हो सकते हैं और इस लिहाज से आपके पढ़ने का तरीका भी अलग हो सकता है और उस लिहाज से फिर आपकी आंसर राइटिंग भी अलग होगी। तो यहाँ पर डिपेंड ये भी करता है कि आप किस चीज़ की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। एट द लास्ट ये मैटर करता है। कब मैटर करेगा? जब आपने ऊपर के चारों का प्रत्युत्तर मिल गया होगा, तब एट द लास्ट यहाँ पर हाँ मेरे विषय बस कंप्लीट हो गए, किसकी, चाहे स्टेट पीएससी के हो चाहे यूपीएससी के हो, सिलेबस आपने कंप्लीट किया। दूसरा, चाहे स्टेट पीएससी में होंगे चाहे यूपीएससी में होंगे, वहाँ करंट के भी क्वेश्चन आएंगे और स्टेट आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ पर आपके पढ़ने का तरीका कैसा होगा? करंट और सब्जेक्ट रिलेटेड आपका होना चाहिए। फिर तीसरा, आप हिंदी भाषी क्षेत्र में एग्जाम दे रहे हैं तो चाहे यूपीएससी का दीजिए चाहे स्टेट पीएससी का दीजिए, आपकी हिंदी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, शब्दावली पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। और चौथा, कोई भी एग्जाम आप दें, सिविल सेवा के दोनों हैं, वो यूपीएससी का भी है और स्टेट पीएससी का, दोनों आपके एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट कंपनी है, पब्लिक सर्वेंट जॉब है, तो वहाँ पर आपको इसकी अच्छी तैयारी कंप्लीट हो जानी होगी, तभी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो एट द लास्ट फिर यहाँ पर मैटर करता है कि आप किसकी वहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं। जब आपका ऊपर का तीनों होगा, तो जब आप फाइनल आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर बस थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को डाइवर्सिफाइड कर लेना है कि अगर आपको सिर्फ स्टेट पीएससी का देना है तो वहाँ की भाषा शैली, वहाँ के प्रश्नों के तरीके, वहाँ की शब्द सीमा, वहाँ का समय सीमा और इत्यादि के अनुसार अपने आप को ढाल के फिर आंसर राइटिंग करनी है। यदि आप यूपीएससी की कर रहे हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, यूपीएससी के आंसर राइटिंग करने का एनवायरनमेंट थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग का एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा, शब्द अलग हो जाएंगे, शब्द सीमा अलग हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, तो दोनों का थोड़ा सा वहाँ पर डाइवर्जनफाई हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट पर। तो यदि आपका प्रश्न ये है कि उत्तर लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए, तो यदि ये हैं आपके 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों का मेरा है ये विश्लेषण, और यदि आपके पास इनका आंसर यस में है तो आप मेरे साथ आंसर राइटिंग कल से प्रारंभ कर सकते हैं, और यदि आपके पास इनका आंसर नो में है तो आप पहले इनका आंसर यस में लाइए, और जब इनका आंसर यस में हो जाएगा तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। मैं यहाँ पर आंसर राइटिंग अब प्रारंभ कर रहा हूँ, ऐसे रेगुलर ही रहेगा, तो जिसका जब यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट होती जाएँ वो मेरे साथ यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से जुड़ता जाएगा और वहाँ पर हम उसकी आंसर राइटिंग को धीरे धीरे ही सही डेवलप करते चले जाएंगे। तो आई होप आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मैंने आपको दे दिया हो। जवाब आप ही को देना है, सिर्फ मैंने आपकी समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व कर दिया कि आंसर कि उत्तर लेखन कब प्रारंभ करें। तो एक टेक्निकल वर्ड, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, एक बहुत ही तकनीकी क्वेश्चन है। इस तकनीकी क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने आपको इसके अंतर्गत कितने तरीके की तकनीकी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हमने यहाँ पर विश्लेषण कर लिया, और विश्लेषण करके मैंने आपको बताया कि वहाँ पर उसके लाभ, उसके हानि क्या हैं, क्यों और कब इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, और उन प्रभावों के आधार पर अब आपको इसका उत्तर अपने आधार पर खुद देना है। मैं आंसर नहीं दे रहा, आंसर आपको खुद देना है, मैंने आपको समझा दिया है। अब उत्तर एस और नो में आपको देना है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है
हमने यहाँ पर तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में आज पहली चीज़ यहाँ पर क्लियर की है कि उत्तर लेखन कब प्रारंभ करें। और हाँ, एक चीज़ और एट द लास्ट में मैं आपको फिर बता दूं कि आपको जो लोग भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ेंगे, वहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो आंसर होगा वो भी आपको आंसर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, वीडियो जो होगा, उसकी लिंक आपको वीडियो चैनल पर मिलेगी। आंसर जो आपको सबमिट करना है वो भी आपको इन्हीं टेलीग्राम चैनल पर देना है, और उससे रिलेटेड अगर रिव्यू होगा तो रिव्यू भी आपको इन्हीं चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर सर्च करना है आजाद यूपीएससी एकेडमी @मेंस आंसर राइटिंग। दूसरा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए, उनके डिस्कशन, उनके रिव्यू के लिए आपको सर्च करना है करंट अफेयर्स @आजाद यूपीएससी एकेडमी। ये दोनों ही चैनल को सर्च करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद से कल से हम प्रारंभ करेंगे आंसर राइटिंग को लेकर। वहां पर एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया कि अच्छा उत्तर लिखने के संबंधित जो प्रश्न है उसको लेकर कि आपको उत्तर का प्रारंभ करना चाहिए, उसका डिस्कशन हमने किया है। आई होप आपको पसंद आएगा और आपका जो उत्तर हो उसी अनुसार आप उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं जल्दी, बाकी सारी चीज़ों को लेकर नए तरीके से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे। इस वीक में 4 क्वेश्चन कम से कम इस वीक डिस्कस किए जाएंगे, तो आप सभी वहाँ पर रेगुलर रूप से फॉलो करें। थैंक यू सो मच।